स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मैं हिमांशु आदित्य क्लासेस से एसएसटी का फैकल्टी हूं। आदित्य क्लासेस बीएमपी 6 मालीघाट मुजफ्फरपुर बिहार से। तो आदित्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हमारा ऑफलाइन क्लास चलता था, लेकिन कोरोना की वजह से हमें अपना जो क्लास है वो ऑनलाइन करना पड़ा है, जो कि आप लोग के लिए फ्री है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से आप जितनी सारी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कर लीजिए। कमेंट में जो टॉपिक आपको जानना है कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक वाइज अपना डालिए और उस टॉपिक के अनुसार हम आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड कराएंगे। अपने समस्याओं को हमारे सामने आप रख सकते हैं, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे आपके बेहतर भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। हमेशा आदित्य क्लासेस अपने टीम के साथ मौजूद है। तो आइए हम लोग आज एसएसटी का सिविक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर जो है इसमें आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले मिलेगा सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी कहने का मतलब जो हमारा सत्ता है उसमें अलग अलग ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसको बेहतर तरीके से संचालन किया जा सके। अगर कोई एक ही व्यक्ति पूरे फैमिली को रन कराए तो वहाँ पे फैमिली को रन कराने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसकी वजह से लोगों में हर चीज़ को लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। हर लोगों का काम थोड़ा थोड़ा लोगों के बीच में, फैमिली में मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि काम आसान हो जाए, किसी के ऊपर बोझ ना पड़े। तो सत्ता के साझेदारी में हमको यही चीज़ पढ़ना है। हम लोग देखेंगे कि सत्ता में किन लोगों का भागीदारी होता है, साझेदारी होता है, कैसे लोगों के बीच में उनके हर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके बेहतर तरीके से संचालन सत्ता का किया जाता है। हम लोग अपने देश के भी बारे में पढ़ेंगे, अपने दुनिया के दूसरे देशों के बारे में भी पढ़ेंगे और अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। आपको ये पता होगा कि हमारे इस पृथ्वी पे यूरोप हमारे दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा महादेश है। महादेश महाद्वीप भी बोलते हैं। जो छोटा एरिया होता है उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं, जबकि जो बड़ा एरिया होता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं, महाद्वीप या महादेश। फिलहाल दुनिया में 7 महाद्वीप है। एक 8वां महाद्वीप आप लोग को अभी सभी को जानकारी नहीं होगा, लेकिन एक 8वां महाद्वीप जो है वो टूट करके अलग हो रहा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो देश साउथ के तरफ से जो टूट करके अलग हो रहा है, वहाँ पे कुछ देश है उसके साथ, जिसका नाम नए कॉन्टिनेंट का नाम रखा गया है जीलैंडिया। ये आप लोगों को अभी फिलहाल उतना नहीं पता होगा, ज़्यादातर आप लोग को देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि हमारा जो इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है, हमारे इंडिया को 2 भागों में बांट दिया गया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सहारे हमारे भारत देश को 2 भाग में बांट दिया जाता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का जो एरिया है वो इसी अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से टूट करके अलग होकर के और हमारे देश में आकर के नॉर्थ इंडिया के साथ जुड़ गया है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो इंडिया है अपने पड़ोसी देशों के साथ उसको उप महाद्वीप भी बोला जाता है। उपमहाद्वीप बोलने का भी उसका वजह है क्योंकि वो नेचुरल तरीके से अलग है। ऊपर में पहाड़ी क्षेत्र है और नीचे में समुद्री इलाका, समुद्री तट होने की वजह से उसको एक अलग महाद्वीप का दर्जा भी मिलता है इंडिया और उसके पड़ोसी देशों को। चलिए तो हम लोग आगे आते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग अपने देश के बारे में जान रहे थे तो हम लोगों को पता चला कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो कॉन्टिनेंट है हमारे धरती पे वो है यूरोप। और इसमें मैक्सिमम देश जो है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है। स्वाभाविक सी बात है, जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होता है। अगर ये डेवलपमेंट हमारे इंडिया में भी शुरू हुआ तो इन यूरोप के लोगों के द्वारा जो आकर के हमारे यहाँ शासन किए, इन लोगों का ही देन है कि हमारा इंडिया इतना तेज़ी से डेवलप किया। इन लोगों ने आकर के हमारे ऊपर शासन तो किया, ढेर सारे देशों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, शासन किया, लेकिन वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और वहाँ के स्किल्स को भी हमारे देश में उन्होंने ला करके रखा, जिसकी वजह से हमारा देश पहले से तो महान था ही, लेकिन ढेर सारे संस्कृति और सभ्यताओं के आ जाने के बाद वो और ज़्यादा महान हो गया। हमें गर्व है अपने देश पे, हर भारतीय को अपने देश पे नाज होना चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उसके लिए वो देश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है और उसका उस देश के साथ लगाव भी ज़्यादा होता है। हमारा भी हमारे देश के साथ लगाव है, मेरा देश बहुत प्यारा है मेरे लिए। तो यूरोप में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनके अंदर स्किल होता है, नॉलेज होता है। आप देखिए होइएगा अपने आसपास में जो लोग अनपढ़ होते हैं वो किस तरीके से बात विचार व्यवहार उनका आपको बता देगा कि ये व्यक्ति
पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं उनके बात विचार और व्यवहार, बात करने का तरीका, उठने बैठने चलने बोलने का जो तरीका होता है वो अनपढ़ लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। तो पढ़ना लिखना जरूरी ये नहीं है कि आप पढ़ लिख करके एक अच्छा जॉब ही प्राप्त कर लें, आप एक पढ़ लिख करके सभ्य इंसान भी बन सकते हैं। पहले के समय में पढ़ा लिखा लोग इसलिए करते थे ताकि वो एक सभ्य इंसान बन सके। उनको ढेर सारा जब नॉलेज हो जाता है तो इंसान काफ़ी ज़्यादा सभ्य हो जाता है। एक कहावत है हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा चरितार्थ होता है कि जब पेड़ के ऊपर कोई फल लग जाता है तो पेड़ क्या होता है, झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। तो जब हमारे अंदर नॉलेज आ जाता है, स्किल आ जाता है, तो हम लोगों को भी थोड़ा विनम्र हो जाना चाहिए और हम लोग हो भी जाते हैं। वही चीज़ यहाँ यूरोप में भी देखने को मिला। यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम, जिसका आबादी जो है वो 1 करोड़ के आसपास है और उसका पॉपुलेशन 1 करोड़ होने के साथ उसका एरिया जो है वो हमारे भारत के हरियाणा राज्य के बराबर उसका एरिया है। सोच लीजिए हरियाणा राज्य कितना छोटा है और उतना छोटा एक देश है जो यूरोप का है। और बेल्जियम काफ़ी अच्छा डेवलप्ड देश है, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ पे जो लैंग्वेज बोला जाता है, बेल्जियम की राजधानी जो है वो है ब्रुसेल्स। वहाँ जो लैंग्वेज बोला जाता है वो लैंग्वेज बोलने वाले अधिकतर लोग जो है 59%, ये 59% लोग जो है वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये 59% जो बोलते हैं लोग वो है आपका डच लैंग्वेज। डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का पॉपुलेशन है 59% जो फ्लेमिश एरिया में रहते हैं। जैसे हमारे देश में अभी हमने आपके टॉपिक जब शुरू किया था तो बताया था कि हमारे भारत देश को 2 भागों में बांटता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। आपको डायरेक्शन तो पता होगा, डायरेक्शन हम लोग मैप में ऐसे डिनोट करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जबकि एक्चुअली में हम देखते हैं तो बिल्कुल ठीक इसका अपोजिट होता है, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट। मैप में हम लोग इस तरीके से बनाते हैं क्योंकि मैप हमारे सामने खड़ा होता है। जब हम मैप को घुमा करके सामने की तरफ कर देंगे अपने चेहरे के अपोजिट, तो वो वापस से वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने आपको डायरेक्शन बताया। जिस साइड ईस्ट आपको दिख रहा है उस साइड वेस्ट हो जाएगा और जिस साइड वेस्ट दिख रहा है उस साइड ईस्ट हो जाएगा। तो फ्लेमिश एरिया में उसी तरीके से बेल्जियम के भी एरिया को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है फ्लेमिश एरिया जिसमें मैक्सिमम लोग जो है वो डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं और डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का पॉपुलेशन है 59%, जबकि 40% लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम जो है वो यूरोप का देश है जिसमें 59% पॉपुलेशन जो है उसका डच लैंग्वेज बोलता है, जबकि 40% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है। अब आपको यह भी पता होगा कि हमारा जो पड़ोसी देश होता है हम उसके संस्कृति, सभ्यता, लैंग्वेज, खान पान, रहन सहन सबको अपनाने का कोशिश करते हैं और पड़ोसी होने की वजह से हम लोग अपना भी लेते हैं। 59% डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और 40% फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि डच उसका पड़ोसी देश है और फ्रांस भी उसका पड़ोसी देश है, क्योंकि फ्रांस का प्रॉपर लैंग्वेज है फ्रेंच। हर देश का अपना एक प्रॉपर लैंग्वेज होता है, जैसे हमारे देश का अपना एक प्रॉपर लैंग्वेज है जिसको हम मातृभाषा, मातृभूमि, हमारे मातृभूमि भारत का जो मातृभाषा है, मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, वो है हिंदी। ये जो 40% फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो किस एरिया में रहते हैं, तो वो रहते हैं आपके बेलोनिया क्षेत्र में। बेलोनिया एरिया है, उधर ये लोग रहते हैं जिसमें मैक्सिमम 40% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है। हमने आपको बताया था बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स में लैंग्वेज बोलने वाले का जो ये आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल उलट है, काफी ज्यादा अंतर है। वो अंतर लगभग है आपका 80% आबादी जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि 20% आबादी जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, लैंग्वेज के आधार पे हमारे देश का विभाजन हुआ था, ये तो आपको पता है।
हमारे संविधान में लिखा गया था कि लैंग्वेज के आधार पे देश के अलग अलग राज्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में बाद में ये कहा गया कि अगर लोगों का भावना उससे जुड़ा हो तो नए राज्यों को लैंग्वेज के आधार पे बनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो जब लैंग्वेज के आधार पे राज्य का बंटवारा होता है तो वहां पे क्या होता है, देश के टूटने का खतरा होता है। इसलिए हमारे देश में लैंग्वेज के आधार पे नए राज्य का गठन करने से रोका गया था, लेकिन लोगों का भावना जुड़ा होने की वजह से उसको कानून में सम्मिलित कर दिया गया और लोग भाषा के आधार पे अलग नए राज्य का डिमांड अब करते हैं। तो 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, दुनिया के हर देश में आपको रेसिज्म देखने के लिए मिलेगा, भेदभाव देखने को मिलता है। कहीं पे जाति के आधार पे, कहीं पे रंग के आधार पे, कहीं पे नस्ल के आधार पे। हमारे देश में जाति के आधार पे काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। उसी तरीके से बेल्जियम जो है वहाँ पे भी ये रैसिज्म काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वो जातीय रैसिज्म वहां पे बहुत ज्यादा है, कास्टिज्म वहां पे भी बहुत ज्यादा है। जैसे अमेरिका वगैरह में आप देखते हैं कि गोरे और काले के बीच में भेदभाव होता है। हमारे यहाँ जब अंग्रेज रहते थे, जब अंग्रेजों ने हमारे देश को कॉलोनी बना के रखा था, कॉलोनियलिज्म पीरियड के दौरान हमारे देश में भी अंग्रेजों के द्वारा काले गोरे का भेदभाव होता था। हम इंडियंस को अंग्रेज ब्राउन करके बुलाते हैं। उन लोगों के लिए दो ही कलर है, या तो ब्लैक नहीं तो वाइट, लेकिन इंडियंस को वो लोग ब्राउन करके बोलते हैं। इसलिए हमारे देश में एक गाना भी, पंजाबी ने एक गाना बना दिया ब्राउन बॉय। आप लोगों ने सबने सुना होगा, नहीं जिन लोगों ने नहीं सुना है वो जाकर के सुन ले। हमारे देश के ऊपर ही वो गाना है ब्राउन बॉय। तो ये काफी छोटा एरिया है और इसका जो पड़ोसी देश है, हमने आपको बताया था कि फ्रांस इसका पड़ोसी देश है। इसके अलावा भी उसके कुछ और पड़ोसी देश है, जैसे नीदरलैंड है, तो हमने बताया कि राजधानी में क्या था। राजधानी में 80% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं, जबकि 20% पॉपुलेशन जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। आपको ये चीज़ तो पता होगा कि लैंग्वेज के आधार पे भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होते हैं, धर्म के आधार पे होते हैं, जाति के आधार पे होते हैं, लैंग्वेज के आधार पे होते हैं, रंग के आधार पे होते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है, ये सारा चीज़ चलता है जातिवाद, रेसिज्म, भेदभाव जो लोगों के बीच में होता है वो चीज़। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो बहुसंख्यक में आएंगे, यानी कि उनका संख्या ज़्यादा है तो वो बहुसंख्यक हो गए। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से बहुसंख्यक हो जाते हैं, जबकि जिनका संख्या कम होता है उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। हमारे देश में भी बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक जैसे लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है धर्मों को, अलग अलग धर्म को डिनोट करने के लिए। हमारे यहाँ बहुसंख्यक, हमारा हिंदू राष्ट्र देश है, हमारे यहाँ बहुसंख्यक जो है वो हिंदू धर्म के लोगों को बहुसंख्यक में रखा गया है, जबकि मुस्लिम धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक में रखा गया है। आपको ये चीज़ पता होगा जी, जो बच्चा घर में छोटा होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, थोड़ा उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है अलग अलग चीज़ों को, जबकि जो बड़े होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा होता है। जैसे कभी मौसा जी आए या फूफा जी आए या मामी आई तो वो क्या करती है, आपको 10 रुपया दे दी, 20 रुपया दे दी। तो 10 रुपया 20 रुपया हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था, आप लोगों के ज़माने में तो 10-20 रुपया कुछ नहीं है। 10 रुपया में तो एगो छोटा सा कुल्फी भी नहीं मिलता है आज के डेट में। हाँ, तो इस पे बहुत सारे बच्चे जो सुन करके हंसेंगे भी। 10 रुपया में, हम लोग के समय में 1 रुपया में हम लोग झूला भी झूल लेते थे, और 2 रुपया मिलता था तो 1 रुपया में झूला झूल करके और 2 रुपया का बचा हुआ 1 रुपया में 2 आइसक्रीम भी खा करके निकल जाते थे। मेला पूरा हम लोग का 2 रुपया में मेला खत्म हो जाता था। तो ये जो लोग जब आपके घर पे रिश्तेदार आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, बड़ा बच्चा होता है उसको थोड़ा कम दिया जाता है। तो ये चीज़ मैनेज करने के लिए दिया जाता है ताकि किसी को समस्या ना हो। स्वाभाविक सी बात है, घर में छोटा है, जब तक वो छोटा है तब तक छोटा है, बड़ा हो जाता है लेकिन माँ बाप की नज़र में फिर भी वो छोटा ही रहता है, क्योंकि वो छोटा बेटा हो चाहे बेटी हो। अंतर हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश में क्या, धरती पे कभी भी बेटा बेटी, लड़का लड़की के बीच में फ़र्क नहीं करना चाहिए, दोनों बराबर है। ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं किया है, हम लोग भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ संख्या के आधार पे वहाँ पे भी अब भेदभाव लोगों को देखने के लिए मिलता है। आबादी उनका ज़्यादा है, कम है लैंग्वेज बोलने वालों का, तो उसकी वजह से वहाँ भेदभाव देखने को मिलता है। अब भेदभाव देखने को मिलता है, पॉपुलेशन तो कम है लेकिन वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं।
उनका इकोनॉमिकल कंडीशन जो है, आर्थिक स्थिति वो ज़्यादा बेहतर है बहुसंख्यक की अपेक्षा। तो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव और टकराव होते रहता है। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, मनमुटाव जब बढ़ जाता है, तो टकराव का स्थिति शुरू हो जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है, हर देश में होता है, हर राज्य में होता है, अलग अलग कोने में घर में भी देखने को मिलता है। छोटा भाई बहन है या भाई बहन आपस में लड़ते ही रहते हैं, भरपूर लड़ते हैं, पूरे दिन लड़ते हैं, लेकिन अगर उसी समय मम्मी का बेलन उड़ करके लग गया तो दोनों शांत हो जाते हैं। अगर पापा को देख लिए फिर तो शांत होना ही होना है, नहीं तो झगड़ा करने के लिए तो पहले तो लड़ लिए हैं, चोट लग चुका है, अब पापा 2 चप्पल लगाएंगे उसको अलग से चोट लगेगा। तो इस चीज़ को समझिए, थोड़ा मम्मी पापा के सामने मत लड़िए। लड़ना जरूरी है लेकिन ऐसा मत लड़िए कि हाथ गोड़ तोड़ दीजिए, सिर फोड़ दीजिए, ऐसा लड़ने का ज़रूरत नहीं है। नहीं तो पहले तो लड़ लीजिएगा, अगर छोटा भाई बहन है उसका सिर फूट गया, पापा ऊपर से और 2 चप्पल लगाएंगे। हाँ, अगर चप्पल थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का हो, एडवर्टीज़ नहीं करेंगे किसी भी ब्रांड का, चप्पल अगर बढ़िया क्वालिटी का हो तो ज़्यादा जोर से चोट लग सकता है। तो 1950-60 के दौरान बेल्जियम में क्या हुआ था, ये रेसिज्म जो है, रेसिज्म की वजह से आपसी मनमुटाव बढ़ने लगा था, तो टकराव का स्थिति हो गया था। हमने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा संख्या तो इनका लैंग्वेज बोलने वालों का कम है, लेकिन ये काफ़ी समृद्ध है, ज्ञान में, बुद्धि में और आर्थिक स्थिति में भी, इकोनॉमिकल कंडीशन भी इनका काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो 50-60 के दशक में क्या हुआ था कि फ्रेंच और डच लैंग्वेज बोलने वाले का जो समूह है, दोनों के बीच में ग्रुपिंग हो गया था और तनाव बढ़ गया था। और चैप्टर के शुरू में हमने आपको बताया था कि होता क्या है, जब इंसान पढ़ा लिखा तो होता है तो उसका बोलने का, चलने का, उठने बैठने, खाने पीने का तरीका अलग होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनमें आपको ढेर सारा चेंजिंग देखने को मिलेगा। उनका ग्रुपिंग अच्छा होता है, उनके ग्रुप में कभी जल्दी फूट नहीं पड़ता है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनके ग्रुप में क्या होता है, जल्दी फूट पड़ जाता है। तो बहुसंख्यक कम पढ़े लिखे तो थे, लेकिन उनके अंदर उनके बीच में, उनके ग्रुप में काफ़ी जल्दी फूट पड़ जाता था। जबकि पढ़े लिखे लोग थे, ये पॉपुलेशन कम था, अल्पसंख्यक कहलाते थे, लेकिन इनका ग्रुपिंग जो है वो टूटता नहीं था। कारण बस वही है, पढ़ा लिखा। तो पढ़ा लिखा होना इसलिए हमारे देश में, हमारे धरती पे पढ़ा लिखा होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एक सभ्य इंसान बन सके, आपको हर चीज़ को करने का एक तरीका पता चल सके। आजकल एक कहावत बड़ा ज़्यादा फेमस हो रहा है हमारे देश में, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। कोशिश कीजिए आप लोग भी ट्राई करने का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अब तक आपने जो पढ़ा है, आप लोग 10th के स्टूडेंट हो चले हैं, तो इतना तो मैच्योर हो ही चुके होंगे, 15+ मैच्योरिटी आपके अंदर आना शुरू हो गया होगा। तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, सही तरीके से यूज़ कीजिए उसका। चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे थे बेल्जियम के बारे में, अब हम लोग देखेंगे अपने भारत के पड़ोसी देश, जो हमारे पड़ोसी देश है, समुद्री सीमा से लगता है, वो है हमारा मालदीव और श्रीलंका। ये 2 देश है जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। मालदीव जो है वो केरल के तरफ से है, लक्षद्वीप के ठीक नीचे साउथ में पड़ता है, जबकि श्रीलंका जो है वो तमिलनाडु के ठीक नीचे साउथ में पड़ता है। अब श्रीलंका में भी यही चीज़ देखने को ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे भी जातिवाद है और बीच बीच में वहाँ पे भी जाति के अनुसार टकराव होते रहता है। सिन्हाला जाति के लोग, और जो हमने आपको शुरू में बताया था कि हमारा पड़ोसी देश है तो हम उसके चीज़ों को अपनाने का कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन जो है वो किस लैंग्वेज को बोलता है, तो तमिलनाडु के ठीक नीचे है, मतलब तमिल लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों का पॉपुलेशन है। इसका जो पॉपुलेशन है वो करीब 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ के आसपास है इतना पॉपुलेशन हमारे देश में। हरियाणा का है, छोटा राज्य है हरियाणा, पॉपुलेशन अच्छा खासा है, काफ़ी घना क्षेत्र है हरियाणा का, शहरी आबादी काफ़ी घना है। तो वहाँ पे लोगों का जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के आसपास है। उतना ही पॉपुलेशन लगभग हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका का भी है। और वहाँ पे हमने आपको बताया कि 2 ग्रुप में वो लोग बढ़ते हैं, एक है सिन्हाला जाति, दूसरा है दूसरा जो ग्रुप है वो है तमिल लैंग्वेज बोलने वालों का। ये दक्षिण एशिया का एक देश है, हम साउथ एशिया में आते हैं, हमारा भारत देश साउथ एशिया में आता है। श्रीलंका भी साउथ एशिया का ही एक देश है, जो कि इंडिया के ठीक नीचे तमिलनाडु के साउथ में पड़ता है।
श्रीलंका, ये हमारा पड़ोसी देश है। इसमें लगभग 74% जो पॉपुलेशन है वो सिन्हाला लैंग्वेज को यूज करते हैं। 74% लैंग्वेज बोलने वाले कौन है? तो सिन्हाला। जबकि 18% ऐसे लोग हैं जो किस लैंग्वेज को यूज करते हैं? तो तमिल लैंग्वेज को यूज करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि बहुसंख्यक अक्सर अल्पसंख्यक के ऊपर हावी होने का कोशिश करता है। जब भी टकराव होगा तो बहुसंख्यक हावी होता है अल्पसंख्यक पे। बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा जब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पे हावी होते हैं। आपको ये चीज़ बेल्जियम के बारे में हमने आपको बताया था। उस समय हमने आपको बताया था कि कम लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये ज़्यादा बोलने वाले लैंग्वेज की आबादी जो है उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, भारी पड़ते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। जबकि ये जो हैं ये कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो कम पढ़े लिखे होने की वजह से ये इनके ऊपर हावी हो जाते हैं पढ़े लिखे वाले लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ज़्यादा आबादी किसका है? सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का, सिन्हाला जाति का। जबकि 18% जो पॉपुलेशन है वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो सिन्हाला अक्सर तमिल के ऊपर हावी होने का कोशिश करता है और दोनों के बीच आपसी टकराव देखने को वहां पे मिलता है। अब ये जो तमिल लोग हैं ये भी दो ग्रुप में वहां पे बटे हुए हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं अपने भारत का, तो हमने अपने भारत में देखा था नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम देश है जो हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम जो स्टेट है, राज्य है, वो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। जबकि साउथ इंडिया में बहुत कम पॉपुलेशन है जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये जो तमिल है ये भी दो ग्रुप में श्रीलंका में बटे हुए हैं। देखते हैं हम लोग वो दोनों ग्रुप कौन कौन सा है। ये तमिल में 13% जो लोग हैं वो प्रॉपर श्रीलंका के हैं। तमिल बोलने वाले जो 13% लोग हैं वो प्रॉपर श्रीलंका के हैं। जबकि बचे हुए जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के लोग हैं जो कि वहां पे बस गए हैं या वहां पे काम करने के लिए जाते हैं। हर देश के लोग एक दूसरे देश में पढ़ने, काम करने, रोजगार के लिए आते जाते रहते हैं। तो ये कोई भारी बात नहीं है, विशेष बात नहीं है। तो मूल आबादी जो है 13% है जो श्रीलंका के हैं और वो तमिल लैंग्वेज यूज करते हैं। जबकि बचे हुए जो लोग हैं वो इंडिया के हैं और वो तमिल लैंग्वेज को यूज करते हैं। अगर अभी हम श्रीलंका का मैप देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ। तमिल लैंग्वेज बोलने वाले जो मैक्सिमम लोग हैं वो नॉर्थ श्रीलंका और ईस्ट श्रीलंका की तरफ देखने को आपको मिल जाते हैं। जबकि सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले अधिकतर जो लोग हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा जो धर्म के लोग हैं सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले वो है आपके बौद्ध धर्म। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो अकबर के समय में शुरुआत किया गया था श्रीलंका भेज करके। तो श्रीलंका भेज करके अकबर नहीं, अशोक मौर्य वंश के शासक थे। मगध महाजनपद से आते थे, मौर्य वंश के शासक थे सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोका, अशोक महान के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने भेज करके और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले जो अधिकतर लोग हैं उसमें बौद्ध धर्म के लोग हैं। इसके अलावा हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और ईसाई धर्म के भी लोग हैं जो सिन्हाला लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो बौद्ध धर्म के लोगों का है जो सिन्हाला लैंग्वेज को यूज करते हैं अपने बोलचाल के लिए। जबकि तमिल भाषी जो लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म के नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम धर्म के हैं, क्रिश्चियन धर्म के भी लोग हैं।
मैक्सिमम पॉपुलेशन तमिल बोलने वाले लोगों का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, मुस्लिम धर्म से और ईसाई धर्म से बिलोंग करता है, जबकि सिन्हाला बोलने वाले मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। जबकि सिन्हाला में 7% पॉपुलेशन जो है, सिन्हाला जाति में सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं उनमें 7% ऐसे लोग हैं जो सिन्हाला भी है, तमिल भी है, दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं और साथ साथ दोनों भाषाएं भी बोलते हैं। 7% ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं और तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो हमने अभी आपको बताया हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसके बारे में, बेल्जियम उसके बारे में। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग हमें कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई त्रुटि आपको नजर आता है तो कृपया मेंशन करके हमें बताने का कोशिश करें। और अगर आपको कुछ और किसी भी टॉपिक पे जानना हो तो आप टॉपिक वाइज कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। हम टॉपिक वाइज आपको उस टॉपिक के अनुसार वीडियो बनाएंगे। जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है, जानना है, वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, आप लोग उसको देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान है, आप जितना ज़्यादा बांटेंगे ये लोगों के बीच में उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। धन्यवाद।